हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एसएससी सीजीएल की 17 तारीख को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई थी उसके साथ हम हाजिर हैं। उसमें जो जो क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर देखते जाएंगे और आपके सॉल्व करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू द मॉडर्न एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर स्प्रेडिंग मॉडर्न आइडियाज इन द कंट्री। पहले आपके वो समाज सेवक कौन थे जिन्होंने ये बोला कि आधुनिक शिक्षा जो है जो भारत को आगे ले जाएगी, भारत के विकास, भारत के डेवलपमेंट में जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। बेटा ये जो भारत के पहले जो समाज सेवक माने जाते हैं ना, वो माने जाते हैं आपके कौन? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को हम भारत का पहला समाज सेवक मानते हैं जिन्होंने 1828 में सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए बहुत आपके एफर्ट्स दिए थे, जिसकी वजह से 1828 में सती प्रथा पर रोक लगी। और 1828 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मो समाज जो है एक सोसाइटी है उसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये चीजें याद रही। चलो वापस आते हैं यहाँ पे। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्हें हम पहला समाज सुधारक मानते हैं। चलिए, बंगाल से बिलोंग करते थे राजा राम मोहन राय। अब वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड एज स्टार्च। स्टार्च टेस्ट के लिए जो केमिकल यूज होता है वो कौन सा है आपका? वो है बेटा आयोडीन। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समझाने की इसमें चीजें नहीं होंगी, डायरेक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आयोडीन जो होता है वो स्टार्च टेस्ट के लिए यूज होता है। सर स्टार्च होता क्या है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है आपका स्टार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। वो आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है ना, जो आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जिसे हम बोलते हैं, उससे कौन से राज्यों में आपका बारिश होगी? ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिजाइन बनाता हूँ। ये मैं आपको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा हाईलाइटेड रहे। मैंने देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर से क्या बना दिया, ये इस तरीके से मैंने आपको बना दिया। ये इंडिया है ना? ये इंडिया है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है आपका? अरेबियन सी है, अरब सागर है इस तरफ। ठीक है, भारत में जो मॉनसून आता है ना बेटा, भारत में जो मॉनसून आता है वो हम बोलते हैं जो जुलाई अगस्त में जो मॉनसून आता है, अभी जो सीजन चल रहा है वो जो मॉनसून आता है उसे हम बोलते हैं आपका साउथ वेस्ट मॉनसून। उसे हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिमीय मानसून। तो ये आता है तो ये किधर बारिश करेगा? ये भारत के जो आपके पश्चिमी वाले यानी कि भारत की वेस्ट की तरफ के जितने भी राज्य हैं वहां पे बारिश करेगा। यहां से आएगा ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो पूरी बेल्ट होगी यहां पर ये बारिश करेगा। ठीक है, इसके उल्टा जब मॉनसून आपका लौटता है, जब मॉनसून क्या करता है आपका? लौट रहा होता है, डायरेक्शन चेंज होगी, ये लौटेगा। तो जब लौटेगा तो किधर से लौटेगा? तब वो इस तरफ से लौटेगा। जब वो लौटेगा तो किस तरफ से लौटेगा? इस तरफ से लौटेगा। जब वो इस तरफ से लौटता हुआ मॉनसून आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो किधर से आ रहा है, नॉर्थ से, ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जिसकी बात ये यहां पर कर रहा है। समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट मानसून की ये बात कर रहा है। तो हमें समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर नवंबर में होगा। किस तरफ से आएगा? इस तरफ, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की तरफ से। इधर क्या है आपके? सर इधर है हमारे ईस्टर्न घाट। यहाँ क्या है? यहाँ पे है हमारे वेस्टर्न घाट। जब ये मॉनसून यहाँ पे आएगा तो ये बारिश किधर करवाएगा? आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ये बारिश करवाएगा तमिलनाडु वाले रीजन में। और ये जो आपकी बेल्ट है ये इधर बारिश करवाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। क्या ये कर्नाटका में बारिश करवा रहा है? नहीं सर, ना के बराबर, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन क्या है? क्या ये पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बारिश करवा रहा है? सर पंजाब हरियाणा इधर है, बारिश करवा ही नहीं सकता। ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत होगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। हाँ सर, ये तमिलनाडु में बारिश करवा रहा है, कुछ केरल के एरिया में बारिश करवा रहा है और आंध्र प्रदेश में बारिश करवा रहा है। ये आपका सही लग रहा है। क्या ये उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश करवा रहा है? क्या ये उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश करवा रहा है? नहीं बेटा, ये उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश नहीं करवा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, वो इसका सही आंसर होगा। समझ में आया? ये आपका रिट्रीटिंग मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बारिश करवाता है।
तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून, आपका उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी हम आपका इसे जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दलखाई, है ना, बोल रहे हैं दलखाई एक लोक नृत्य है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो बेटा याद रखना, दलखाई जो लोक नृत्य है वो संबंधित है आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र से। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका उड़ीसा। ठीक है, चलिए, आपको दिख रहा है ये ढोल वगैरह, ये यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल अटायर्स पहनते हैं, है ना, अपने जो लोग ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, बड़े बड़े आपके ढोल वगैरह बाजे बजाने की जो चीज़ें होती हैं उनसे ये बजाते हैं और ये नाचते हैं गाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? आपका दलखाई, जो उड़ीसा में आपका प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, वो हम फर्स्ट उड़ीसी डांसर जिन्हें उड़ीसा की तरफ से, उड़ीसी के डांसर थे जिन्हें आपका क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। ठीक है, तो जो ये पद्म विभूषण मिला था उड़ीसा की तरफ से, पहले ओडिसी के डांसर जिन्हें पद्म विभूषण मिला उनका नाम क्या था? केलुचरण महापात्रा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा, ये उनकी मैंने इमेज भी लगा दी है। केलुचरण महापात्रा जी जो थे वो पहले पर्सन थे उड़ीसा से जो ओडिसी यानी कि क्लासिकल डांस फॉर्म के पर्सन थे जिन्हें आपका पहला पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, अब देखो मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, हर शिफ्ट में आप ये देख रहे हो क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो हैं उनके जो परफॉर्मर्स हैं उनसे रिलेटेड, मतलब क्लासिकल डांस फॉर्म को जो परफॉर्म करने वाले जो होते हैं उनके जो कलाकार हैं उनसे आपके क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछ रहा है। और मैं आपको ये रिपीट भी करता हूँ, देखो एसएससी क्लासिकल डांस फॉर्म, उसके बाद आपका जो कर्नाटिक म्यूजिक है उससे भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। बाकी आपके फोक डांसेस जो होते हैं, लोक नृत्य, वो तो आपके आते ही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो कौन से आपकी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई? मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1993 में, 1993 में प्रधानमंत्री आपकी रोजगार योजना जो है वो शुरू हुई थी। और शायद आपको पता हो कि 1992 से लेके 1997 तक जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर आएगी ये। और वो 5 ईयर प्लान कौन सा था? आपका 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलो कुछ आपको डाटा देता हूं, याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? सर 1951 से, 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना लाता कौन था? सर योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन आपके पंचवर्षीय योजना लाता था। सर अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई? सर आपकी जो पंचवर्षीय योजना आई थी अब तक कुल वो कितनी थी? 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 2012 से लेके 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया? योजना आयोग को खत्म कर दिया, नीति आयोग का गठन किया और पंचवर्षीय योजनाओं का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 में शुरू हुई वो 2014-15 में आके खत्म हो गई। उसके बाद से कोई पंचवर्षीय योजना आपकी नहीं आई है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पे आए। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपका रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान में वो आपका शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको देखो पंचवर्षीय योजनाओं का ईयर भी लिखा रखा है और ये भी याद रखना 3 एनुअल प्लान हॉलीडेज हैं। हॉलीडेज मतलब जब आपकी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी। एसएससी ने इस पे भी सवाल पूछा था, एसएससी ने पूछा था कि पंचवर्षीय योजनाओं में गैप कब आएगा, हॉलीडे कब होगा। बेटा हॉलीडे कब आ रहा है आपका? 66 से लेके 69 तक। ठीक है, चलो तो ये याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। ये जो आपको एलिमेंट दे रखे ना, इसमें रेजिस्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? प्रतिरोधक क्षमता जो है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी? जो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को जो करेगा कम से कम कंडक्ट करेगा, वो हीट को जो होगा वो कम से कम कंडक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है ना, वो सबसे कम किसकी होती है? सर सबसे कम होती है सिल्वर की। आपने सुना होगा चांदी
और आपका गोल्ड जो होता है उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की भी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है। कॉपर की भी कंपैरेटिव एल्यूमिनियम से तो ज़्यादा होती है, बट आपका कॉपर की भी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है, इस वजह से उसमें कॉपर के तार बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयरन, निकल और क्रोमियम का जो कॉम्पोजिशन है मिला के, ठीक है, वो क्या है आपका निक्रोम। निक्रोम क्या है? आयरन, क्रोमियम और निकल को मिला के बनाया आपका निक्रोम, और ये तीनों को मिला के बनाया ही इस वजह से गया है कि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी इसमें? ऑप्शन सी, निक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है कि आपका मशीन जो होती है, मशीन होती हैं, टूल्स होते हैं, है ना, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ये कैसे प्रकार की वस्तुएं हैं, है ना, ये किस प्रकार की वस्तुएं आपका होंगी? तो बेटा हमें पता है ना कि जितनी भी वस्तुएं जो आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती हैं, लंबे समय के हिसाब से होती हैं, जिन्हें हम एक बार लगाते हैं और उनसे लंबे समय तक काम लेते हैं, वो सारी वस्तुएं क्या होती हैं आपका? कैपिटल गुड। वो सारी क्या होती हैं आपकी? पूंजीगत वस्तु, है ना। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? कैपिटल गुड। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका लिटरेसी प्राइस ऑफ एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, है ना, इनमें से कौन सा आपका वो है जिसने सती प्रथा को रोक लगाने का काम किया, है ना, सती प्रथा पे रोक लगाने का काम किया? तो बेटा आपको पता है, मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारत के पहले समाज सेवक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में आपका ब्रह्मो समाज का गठन किया था, और वही ब्रह्मो समाज आपके सती प्रथा पर रोक लगाने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ब्रह्मो समाज, ठीक है। किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय ने। कब बनाया? 1828 में। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वेंट होते हैं, उन सर्वेंट को, उन ऑफिसर्स को जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन कौन सी निधि से दी जाती है, कौन से फंड से दी जाती है? तो बेटा याद रखना, भारत की हमने 3 निधि पढ़ी थी। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, दूसरा था कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना, भारत की संचित निधि, भारत की लोक निधि, सॉरी भारत की संचित निधि, और ये होगा आकस्मिक निधि, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जिसे हम क्या बोलते हैं? लोक निधि। ये 3 हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंसोलिडेट फंड आपका और आपका पब्लिक अकाउंट। एक मैंने आपको बताया कंटिजेंसी फंड जिसे हम क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये पेंशन वगैरह कहाँ से आती हैं? बेटा सैलरी हो, पेंशन हो, बजट हो, ये सारी ही चीजें जो होती हैं, चाहे सरकार का बजट बनाती है, पैसा कहाँ से आएगा? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से। पेंशन कहाँ से आएगी? भारत की संचित निधि से। सैलरी कहाँ से आएगी? भारत की संचित निधि से। तो ये जितना भी पैसा निकलता है ना, कहाँ से निकलता है? भारत की संचित निधि से। आकस्मिक निधि से कब पैसा निकलता है? जब आपका कोई फ्लड आ जाए, जब आपका कोई ह्यूमन डिजास्टर आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तब पैसा कहाँ से निकलेगा? आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड से। बाकी टाइम पे कहाँ से निकलेगा? संचित निधि या कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर होस्टेड पैरालंपिक? पैरालंपिक जो है, जो विकलांगों के लिए ओलंपिक होते हैं, वो आपका अब तक कौन सा ऐसा देश है जिसने उसे होस्ट नहीं किया, उसकी जो आपकी वो है ऑर्गेनाइज उसे नहीं किया है ना, उसकी मेज़बानी नहीं करी है? तो बेटा यहाँ पे याद रखना, इंडिया में आज तक आपके पैरालंपिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। इंडिया में आज तक पैरालंपिक्स नहीं हुए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। पैरालंपिक्स के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, वो याद रखना। पहली बार पैरालंपिक्स कब हुए? सर पहली बार पैरालंपिक्स होंगे 1960 में। कहाँ पर होंगे? सर इटली में आपके पैरालंपिक्स होंगे 1960 में, जो पहली बार आपके होंगे।
और इतना ज़्यादा पैरालंपिक आपके पॉपुलर हुए कि ओलंपिक और फीफा के बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स आपका देखा जाता है वो क्या है, पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स के अभी तो हमने ये बता दिया कि अभी तक इंडिया ने होस्ट नहीं किया, पहला भी हमने बता दिया। ये भी देख लेते हैं आगे पैरालंपिक्स कहाँ पे होने हैं, तो ये भी याद रखना 2024 में पैरालंपिक्स कहाँ होंगे, फ्रांस में होंगे, है ना। 26 में कहाँ होंगे, इटली में। 28 में कहाँ होंगे, अमेरिका में। 30 में कहाँ होंगे, फ्रांस में। और आपका 32 में कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। बेटा यहाँ पे याद रखना समर विंटर करके ये होते हैं आपका समर पैरालंपिक या समर ओलंपिक्स अलग होते हैं, विंटर ओलंपिक या विंटर पैरालंपिक जो होते हैं वो अलग आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और याद रखो। 3 ऐसे शहर हैं जिनमें 2 बार आपके पैरालंपिक हो चुके हैं। कौन कौन से 3 शहर हैं आपके, आइजनबर्ग के अलावा बीजिंग है, बीजिंग के अलावा आपका कौन सा है, टोक्यो। ये 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे 2 बार ये आपके ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, है ना। 2020 में टोक्यो में आपका ऑर्गेनाइज हुए थे लास्ट पैरालंपिक जो आपके हुए हैं। अमेरिका ने 3 बार ऑर्गेनाइज करवा रखे हैं। तो ये डाटा थोड़ा सा पैरालंपिक के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने ये ईयर बता दिया आपके कौन सी ईयर में पैरालंपिक कहाँ कहाँ होने। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका करंट में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट टू वर्क, है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में आया था, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में आया था। ऑल्दो ये बात तो करी थी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, नरसिम्हा राव जी ने बात करी थी, बट ये आया कब था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2005 में। तो शुरुआत में ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया था, कितने ज़िलों में ये से लागू किया गया था। बेटा कोई भी योजना आती है तो एक संग पूरे भारत में तो नहीं आती, पहले आप उसे टेस्ट करते हो, कुछ आप ज़िलों में लाते हो, फिर आप उसे धीमे धीमे करके प्रोसीड करते हो। तो ये जो शुरुआत में आया था वो आपके 200 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 200 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आपका जो है वो आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं। ये देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है, पढ़ लेना एक बार। 100 दिन का होता है, मनरेगा बोलते हैं अभी हम इसे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। पहले था नरेगा, है ना, पहले नेशनल था सिर्फ, उसके बाद हमने महात्मा गांधी जी का नाम लगा दिया तो वो मनरेगा हो गया। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने पहली बार ये बताया था, इसके लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन ये आया कब था, आपका श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। भारत में स्टील जो बनाता है कौन बनाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बनाता है। अब बोल रहा है कि सेल जो है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका आपका कोलकाता में कौन है जो रेलवे लाइन बनाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही, सेल का ही सब्सिडी है, उसके अंडर आता है, लेकिन जो आपका क्या बनाता है, रेल की पटरियां बनाता है। तो बेटा यहाँ पे याद रखना इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ना, ऑप्शन डी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जो सेल की आपकी सब्सिडी है और जो आपका आपकी रेल की जो लाइंस हैं, जो रेलवे ट्रैक्स है वो बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानो ओरो मानो बाड़ी, है ना। ये आपका एक इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका योजना चलाई गई। बस एक बार नज़र रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं, है ना। ये तेलंगाना सरकार ने आपकी ये योजना जो है वो चलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अब देखो बोल रहा है कि आपका असद अली खान जी जो हैं, असद अली खान जी जो हैं वो एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, है ना। वो आपका संगीत का एक यंत्र बजाते हैं। तो सिंपल आपसे बस ये पूछ रहा है कि वो यंत्र जो बजाते हैं वो यंत्र कौन सा है। अब देखो मैंने आपको हिंट भी दे रखा है कि वो जो यंत्र है, मैंने आपको हिंट भी दे रखा है कि ये इमेज दे रखा है। अब आप बताओ क्या ये तबला है, नहीं सर ये तबला जो है वो नहीं है, ऑप्शन ही आ गया, है ना। कोई बात नहीं, ये तबला भी नहीं है और ये क्या है आपका वायलिन भी नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, रुद्र वीणा। ठीक है, वीणा आपने सुना होगा, तो वीणा का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, वीणा से ही आपका ये बनाया है रुद्र वीणा, जो बजाते हैं आपके असद अली खान जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपसे बोल रहा है भाई जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने पहला ड्राफ्ट जो प्रेजेंट किया, वो पहला ड्राफ्ट आपका कब प्रेजेंट किया उन्होंने। ठीक है, चलो मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी हेड कौन थे, डॉक्टर भीम
राव अंबेडकर। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 मेंबर। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था प्रारूप समिति का। यही प्रारूप समिति लगभग आपका 6 महीने के आसपास का समय लेगी और 6 महीने के समय के बाद ये आपका क्या करेगी? प्रारूप बनाकर तैयार करेगी। पहला ड्राफ्ट जो है वो आपका प्रेजेंट करेगी। अब आप खुद लगा सकते हो, अगस्त में गठन हुआ है, अगस्त में, और 6 महीने लगेंगे। तो देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां तक तो टाइम कम कंज्यूम हो गया है ना, पूरा टाइम खत्म हो गया। उसके बाद प्रारूप बना होगा तो कब बनेगा आपका? फरवरी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फरवरी 1948। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। पहला ड्राफ्ट, 3 बार ड्राफ्ट प्रेजेंट हुए थे। अगर आपसे पूछता है कि प्रारूप समिति ने कुल कितनी बार आपके संविधान के प्रारूपों को प्रस्तुत किया था, तो बेटा 3 बार प्रस्तुत किया था। 3 टाइम्स ही आपका प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। ऑन 20 जुलाई 2021 सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस जो थे आपके पार्ट 9B के, है ना, संविधान के भाग 9B के जो कुछ आपके प्रोविजंस थे उन्हें क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है भाग 9B जो है वो किस से संबंधित है? ठीक है, इन चारों में से किससे संबंधित है? क्या भाग 9 में क्या आता है भाई? भाग 9 में आता है पंचायत। पंचायत किस में आता है? पार्ट 9 में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह किस में आता है? 9A में। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह किस में आते हैं? ये सारे चले जाएंगे 6 में। बचा कौन? बचा सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, जो किस में आता है आपका? 9B में। ठीक है सर, 9B संविधान का भाग 9B ये कौन से संवैधानिक संशोधन से जुड़ा? तो आंसर क्या होगा? 97th अमेंडमेंट से ऐड हुआ ये 2011 में। ठीक है, 9B क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। कौन से संवैधानिक संशोधन? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से ये आपका ऐड हुआ। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट होस्ट द 36 नेशनल गेम? अब बेटा देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो हुए थे, किसने किए थे? वो आपका पूछा था, है ना, गुजरात ने किए थे। सवाल यहाँ से नहीं आएगा, सवाल आएगा अब 2022 की बात नहीं, 2024 के राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो बेटा याद रखना, 2024 के जो राष्ट्रीय खेल होंगे, जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, वो आपके कौन ऑर्गेनाइज करेगा? सर वो ऑर्गेनाइज करेगा उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा? उत्तराखंड। पहले राष्ट्रीय खेल कब हुए? 1924 में लाहौर में। 38वें कब होंगे? उत्तराखंड में होंगे, 2024 में होंगे। और इसके बाद 29वें 39वें पूछा जाए, 39th अगर पूछा जाए नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल, ये कहाँ होंगे? इसका याद रखना, मेघालय। इसका भी याद रखना, ये कहाँ होंगे? आपके मेघालय में। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, 39वें राष्ट्रीय खेल आपके मेघालय में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच स्टेट इज मस्की इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका प्रेजेंट है? मस्की जो आपका शिलालेख है वो कौन से राज्य में मिला? बेटा मस्की शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में, ब्रह्मी भाषा आपका लिपि में लिखा गया था, जो आपका किससे संबंधित है? जो आपके अशोका से संबंधित है ना। अशोका द ग्रेट जो थे, जो मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे आपके अशोक, उनसे संबंधित है। और वो आपके कहाँ पर है? वो आपके कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपका ये मिला है। वर्तमान में जो कर्नाटका है उस क्षेत्र में ये आपका मिला है। ठीक है, चलिए, तो मतलब ये आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। यहाँ पे डिटेल भी देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड कि ये आपका रायचूर दुआब, रायचूर दुआब जानते हो जो आपका, अच्छा रायचूर दुआब अगर आपको मैं बताऊं, है ना, चलो मैं ही बता देता हूँ। एक नदी है कृष्णा नदी, और कृष्णा की दूसरी नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो आपका जो क्षेत्र है, दो आप मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका रायचूर दुआब। ये कौन सी नदी है? कृष्णा। ये कौन सी है?
तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब, जहां पे आपका मस्की शिलालेख जो है वो आपका मिला है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये अशोका से संबंधित है, कर्नाटका वाले क्षेत्र में है, और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? कॉलम ए में न्यूट्रिशन दे रखा है, कॉलम बी में उसका सोर्स दे रखा है। आपसे पूछ रहा है प्रोटीन रिच, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सबको पता है सर, अंडा जो होता है वो प्रोटीन में रिच होता है। अगला पूछ रहा है फैट रिच, सबसे ज़्यादा वास किस में होता है? सर बटर, मक्खन, घी, चीज़, उसमें क्या होता है आपका? फैट ज़्यादा होता है। सर कार्बोहाइड्रेट रिच, कार्बोहाइड्रेट में कौन रिच होता है आपका? गेहूं, रोटियां जो होती हैं, दलिया जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है। किससे बना होता है? गेहूं से। सर विटामिन सी, विटामिन सी से जो भरपूर होता है वो क्या होता है आपका? नींबू। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ए का सी, है ना। हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ए का सी, ए का सी क्या है इन तीनों में? तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बी का यानी कि टू का क्या है? टू का है आपका डी, टू का डी किस में आया? ये भी एलिमिनेट हो गया। थ्री का जो है वो आपका क्या है? ए, थ्री का ए किस में आया? ये वाला एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी जो है वो आपका बचा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका बाणगंगा त्योहार जो है, बाणगंगा त्योहार महाराष्ट्र में कौन से आपके उसमें शहर में, महाराष्ट्र के कौन से जिले में मनाया जाता है? बेटा याद रखना, बाणगंगा एक टैंक है ना, बाणगंगा एक आपका टैंक है जो मुंबई में है। मुंबई में ही बाणगंगा टैंक के पास जो आपका मनाया जाता है वो क्या है? बाणगंगा त्योहार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? मुंबई, है ना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सॉल्यूशन दे रखा है, एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ये आपका जनवरी फरवरी में जो है वो मनाया जाता है। बाणगंगा टैंक जो है उसके आसपास वाले क्षेत्र में ये मनाया जाता है। ठीक है, मुंबई का बहुत फेमस त्योहार है आपका बाणगंगा फेस्टिवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आपका देखो जो कुमाऊं हिमालय है ना, जो कुमाऊं हिमालय है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है? ठीक है, एक तो सतलज नदी दे रखी है, दूसरी नदी कौन सी है? तो बेटा आपको पता होगा भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है काली नदी, जिसे शारदा भी बोलते हैं। काली नदी जिसे हम शारदा नदी भी बोलते हैं, जो भारत नेपाल का बॉर्डर बनाती है। और सतलज और शारदा नदी या सतलज और काली नदी के बीच में ही है आपका क्या? कुमाऊं हिमालय। एक चीज और याद रखना, ये काली नदी या शारदा नदी से, काली नदी जहां से निकलती है वहां पे कुछ गांव हैं, है ना, वहां पे कुछ आपके गांव हैं, लिम्पिया, धुरिया, है ना, जो आपके गांव हैं वो आपके विवादित हैं भारत और नेपाल के बीच में। अगर पूछा जाए भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो क्यों है? सर वो काली नदी जहां से निकलती है ना, वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में जब आपका युद्ध हुआ था, जब समझौता हुआ था, ट्रीटी ऑफ सिंघौली हुई थी, सिंघौली की संधि में काली नदी को बॉर्डर माना था आपने। और जहाँ पे काली नदी निकलती है, कोई भी नदी निकलती है तो कई सारे स्ट्रीम होते हैं, कई सारे स्ट्रीम होते हैं, फिर एक नदी होती है। तो ये जो एरिया है, ये आपका ये वाला जो एरिया है वो क्या है? आपका विवादित क्षेत्र है। ठीक है, भारत नेपाल के बीच में ये आपका विवादित एरिया है। तो काली नदी के बारे में ये भी याद रखेंगे कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? काली नदी, जिसे शारदा नदी के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। आंचल ठाकुर जी जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2021 में। अब सर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो है ना, बहुत पुराना है, अब तो नहीं आएगा। बट हाँ, आंचल ठाकुर जी जो हैं वो आपका स्कीइंग करती हैं, अल्पाइन स्कीइंग करती हैं। और ये स्कीइंग में भारत में पहली बार किसी को अगर जो मेडल मिला है ना, भारत में स्कीइंग में अगर किसी ने पहली बार मेडल जीता है तो वो कौन है? आपका आंचल ठाकुर जी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और ये हैं कहाँ से? ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका फर्स्ट वाले में आ सकता है कि पहली कौन थी जिन्हें स्कीइंग में मेडल मिला। तो आपका आंसर क्या होगा? आंचल ठाकुर जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। फ्रेंच ज्वेलर, वो कौन सा फ्रेंच ज्वेलर था जो मुगल काल में भारत में जो 6 बार आया था? तो बेटा ये जो फ्रेंच ज्वेलर था ना, ये था आपका ट्रिवेनियर। ट्रिवेनियर जो है वो आपका
ये आपके अकबर के बाद वाला जो टाइम रहेगा, है ना, जो आपका टाइम रहेगा किसका, जो टाइम रहेगा आपका जहांगीर का, जहांगीर के बाद शाहजहां का जो टाइम रहेगा, उस टाइम पे ये भारत में कई बार आएगा। और ये ज्वेलर था, भारत से कई सारे प्रीशियस मेटल्स जो होंगे वो यहाँ पे ढूंढेगा, वहां से ये लेके जाएगा। और भारत में जो प्रीशियस मेटल्स मिलते थे, है ना, भारत में जो आपकी कीमती धातुएं मिलती थी, उनके बारे में ये चीजें यहाँ पे बोलेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना, ट्रेवेनियर जो होगा। ट्रेवेनियर का यहाँ पे दे रखा है कि भैया 1630 से 1668 के बीच में, मेनली शाहजहां के टाइम में ये आएगा, और इसके कम से कम 6 से ज्यादा चक्कर यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया मास नंबर जो है वो क्या है आपका 13, है ना, आइसोटोप है, एटॉमिक यूनिट क्या है 37 है, मास नंबर 35 है। ठीक है, और अबंडेंस में मिलता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है ना, डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे ये बात कर रहा है किसकी, क्लोरीन की। 17th ग्रुप है, तो ये तो आपको पता होगा 17वां ग्रुप है, तो ये आपके रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लास्ट शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन जो हैं, ये आयोडीन, ये आपके वही वाले हैं जिसमें 35 के आसपास जो आपका वेट होता था वो किसका होता था, क्लोरीन का। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, क्लोरीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा इस शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन से, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में।